बच्चों वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि हम यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स फॉर 11th नीट आईआईटी के लिए एक सीरीज चला रहे हैं। पिछले वीडियो में बच्चों डिफरेंशिएशन हमने पढ़ाया और एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी बच्चों का डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हम फिर बेसिक मैथमेटिक्स का सेकेंड पार्ट, यानी सेकेंड पार्ट का मतलब है कि डिफरेंशिएशन के बाद इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है कैलकुलस का टॉपिक है बच्चों, वो है इंटीग्रल कैलकुलस। पिछला क्या था? डिफरेंशियल कैलकुलस था, डिफरेंशिएशन भी उसको कहते हैं। तो आज हम लेंगे इंटीग्रल कैलकुलस जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन, और ये भी फ्रिक्वेंटली आपके थ्रू आउट पूरी फिजिक्स में यूज होता है। और आई थिंक जहाँ तक इतने सालों से टीचिंग का अनुभव है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कुछ आसान है, लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस ज़्यादातर बच्चों को इसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है और ये डिफरेंशिएशन से थोड़ा टफ आपको लगता है। तो आज हम टफ को इजी बनाएंगे और बहुत इजी में पढ़ाएंगे बच्चों, और वही चीज़ पढ़ाते हैं बच्चों जो आपके फिजिक्स में, चाहे 11th हो चाहे आप नीट आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। हाउ अप्लाइड इंटीग्रल कैलकुलस इन फिजिक्स, ये मैटर करता है कि इंटीग्रल कैलकुलस का यूज फिजिक्स में बच्चों कैसे होता है। देखिए, पहले हम एक सिंबल होता है बच्चों इंटीग्रल का, जैसे पिछले हमने dy dx लिया, dy dt लिया, dy लिया, यानी ये डिफरेंशिएशन करता है कोई भी एक फंक्शन हो या एक फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ इंटीग्रेशन करना है हमें। तो पहली चीज, ये जो बच्चों सिंबल है, ये किसका है? इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन का है, समझ रहे हैं? अब जैसे होता क्या है, जैसे हमने ये लिख दिया, ठीक है बच्चों, ये लिख दिया, ठीक है। तो यहां इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि y का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट? x के रेस्पेक्ट। तो ये किसका साइन है? इंटीग्रेशन का है। सिमिलरली जैसे पिछले वीडियो में बताए थे बच्चों, ये किसका साइन है? डिफरेंशिएशन का। ये dy dx डिफरेंशिएशन, यानी जो भी यहाँ फिजिकल क्वांटिटी या कोई फंक्शन हम पुट कर देंगे उसका डिफरेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट? x के रेस्पेक्ट। सिमिलरली वे में ये साइन जो होता है, जो ऐसे स्नैक जैसा रहता है, वो है इंटीग्रेशन का, यानी इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, ये मीनिंग समझ में आ गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि जब हमें y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट बच्चों करना है, तो y को हमें x के टर्म में लिखना होगा। किसके टर्म में? x के टर्म में, यानी यू हैव टू एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, यानी कहीं ना कहीं y का रिलेशन x के साथ होगा, जिसको कहेंगे y इज फंक्शन ऑफ x, यानी y x पर डिपेंडेंसी है। तो देखिए बच्चों, जैसे इसमें क्या हो जाएगा? fx dx, ठीक है। यहां y रिप्लेस fx, यानी ये कहेंगे कि आपका जो है y वेयर y किसके इक्वल है? fx, यानी y इज फंक्शन ऑफ x, यानी y का कहीं ना कहीं कोई रिलेशन x से होगा, यानी y को हम x के टर्म में लिखते हैं, तो y की जगह हम x के टर्म पुट कर देंगे। समझ रहे कि नहीं? अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन का मतलब है, जैसे fx एक x का फंक्शन है, और ये फंक्शन x के पावर n हो सकता है। ठीक है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जो x का फंक्शन क्या है, जैसे
x के पावर n, ये पावर फंक्शन है। e के पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। log x हो सकता है, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है। यानी ये fx का मतलब है ये x के टर्म है, यानी कोई भी x के टर्म है और यहाँ पुट कर देंगे, जिससे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला होते हैं बच्चों जो अभी हम लिखवा रहे हैं, और आप उसको अप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे fx का इंटीग्रेशन हमें खुद x के रेस्पेक्ट होता है, और ये बच्चों ये हो जाएगा fx और प्लस c। ठीक है, यहां हम क्या कहेंगे, देखो fx का इंटीग्रेशन स्मॉल fx इंटीग्रेशन करने के बाद बच्चों कैपिटल fx यानी दूसरा फंक्शन बन गया। ठीक है, यानी ये जो x का फंक्शन है इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो ये फंक्शन चेंज हो जाता है और दैट विल बी कैपिटल fx। और c क्या होता है, c को कहते हैं इंटीग्रेशन फंक्शन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, और देखो ये जो fx है ये इंटीग्रल है, और क्योंकि इंटीग्रल इसको कहते हैं क्योंकि इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और जब इसका इंटीग्रेशन हमने किया बच्चों तो ये फंक्शन स्मॉल fx से चेंज होकर कैपिटल fx हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ देखो बच्चों ये इसका मीनिंग, और मीनिंग का मतलब है, इसका मीनिंग होता है, देखो इसको पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, y का, किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। तो हमें y कहीं ना कहीं एक x पर डिपेंडेंसी है, यानी y को हम x के टर्म में लिखेंगे तभी बच्चों इंटीग्रेशन होगा। समझ रहे हैं? तो y वेरिएबल है, y x पर डिपेंड करता है बच्चों, तभी ये इसका इंटीग्रेशन होगा। यदि y कांस्टेंट होता बच्चों तो y का इंटीग्रेशन नहीं होता, y को बाहर ले लेते। ठीक है, अब देखो जब आप देखिए यहां कोई लिमिट नहीं है, समझ रहे हैं, विदाउट लिमिट है। तो जब बिना लिमिट का इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं, इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब यहां ना लोअर लिमिट है ना अपर लिमिट है, तो देयर कम ए कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझ में है? तो यहां देखो जैसे हमने ये किया fx, तो fx डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। कुछ फार्मूले हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जैसे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला है, देखिए बच्चों स्टैंडर्ड फार्मूला, क्योंकि हमें यहाँ मैथ नहीं पढ़ाना बच्चों, वही चीज आप लोगों को बताना है कि जो चीजें इंटीग्रेशन की चीजें आती हैं फिजिक्स में आपको यूज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन कैलकुलस, तो किस किस तरह से आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर रखना है, जिससे आपको आपके फिजिक्स के प्रॉब्लम या फिजिक्स के फार्मूला बनाना है। क्योंकि फार्मूला बेस भी क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ या तो डिफरेंशिएशन से होता है या इंटीग्रेशन से होता है। समझ रहे हैं बच्चों? तो यहाँ देखिए कुछ फार्मूला ये है, पहला ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो, जैसे dx, कहीं ना कहीं देखिए एक सीधा सीधा, क्योंकि आपको कैलकुलस के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, कैलकुलस की को यूज करना है, फिजिक्स में यूज करना आना चाहिए। हमने कहा था पिछले वीडियो में भी यही बताए थे बच्चों कि कैलकुलस का यूज करना है आपको, ना कि कैलकुलस के क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, कैलकुलस का यूज ऐसे होता है जैसे बच्चों, जैसे किसी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है x है, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन होता है तो d आगे लग जाता है, ठीक है, और dx का इंटीग्रेशन होता है तो d हट जाता है। क्यों ऐसा है, ये बच्चों याद रखना है कि डिफरेंशिएशन
इंटीग्रेशन बोथ प्रोसेस आर रिवर्स ईच अदर। दोनों प्रोसेस बच्चों रिवर्स ईच अदर है, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है। देखिए जैसे x का डिफरेंशिएशन करना है तो dx हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर x बन जाएगा, यानी इंटीग्रेशन में d हटता है और डिफरेंशिएशन में d आगे लगता है। देखिए बच्चों dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका x होगा, ठीक है, x हट जाए। ये बहुत आपका आगे चलकर यूज होता है, जैसे कहीं भी है हम कहते हैं dy तो y हो जाएगा, जैसे आगे चलकर dt का इंटीग्रेशन हुआ t हो गया, ठीक है बच्चों। और dv जैसे आगे होगा, dv का इंटीग्रेशन करना है तो ये बच्चों v हो जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे dz के आगे इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो d हटा दो, ठीक है। जैसे कभी देखो बच्चों dx इंटू y, ठीक है, dx इंटू y, तो देखिए d किस में लगा है, x और y के प्रोडक्ट का, और इसका इंटीग्रेशन करना है तो d हट जाएगा, दैट विल बी x y। ये समझ में आ गया, ये कंसेप्ट यूज होगा, क्योंकि जो फिजिक्स में जैसे यूज होते हैं इंटीग्रेशन के कंसेप्ट यूज होता है, वैसे आपको एक हम नोट्स बना दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, और वही आपको पढ़ लेना है, समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ देखेंगे ये पहला जो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जो वेरी मच यूजफुल होता है इन फिजिक्स। अब देखो बच्चों दूसरा एक फार्मूला है इंटीग्रेशन का जो बहुत यूज होता है, वो है पावर फंक्शन वाला, वो है पावर फंक्शन वाला। जैसे बच्चों सेकेंड ये वाला है x के पावर n dx, ठीक है। जैसे देखो बच्चों हमने क्या बताया, इंटीग्रेशन, ये किसको क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n, ये एक फंक्शन है x का, और हमें इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट करना है बच्चों, x के रिस्पेक्ट। तो जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था, n आगे आ जाता था और n में एक पावर कम हो जाती थी। इंटीग्रेशन में जस्ट अपोजिट है, इसमें डिफरेंशिएशन में 1 माइनस होता है पावर में, और इंटीग्रेशन में 1 प्लस होता है। तो इसका बच्चों होता है x n+1 और n+1, और यहाँ एक कांस्टेंट आता है। देखो बच्चों यहाँ यदि कोई लिमिट नहीं है, समझ रहे हैं, तो यहाँ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जरूर आएगा, लेकिन हम बार बार इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस ले लेगा, ठीक है। अब देखो ये क्लियर है। अब एक बात और है बच्चों, जैसे एक इसी तरह का ax प्लस b के पावर n dx बताए थे हमने, ax प्लस b के पावर n का डिफरेंशिएशन पिछले वीडियो में बताया था। तो जिस तरह उसमें हम पहले क्या मान लेते हैं, ax प्लस b यदि x होता तो कैसे इंटीग्रेशन होता, इसकी तरह होता बच्चों, इसकी तरह होता। तो यहाँ यानी आप ax प्लस b, और इंटीग्रेशन में ये रूल समझ में आ गया होगा कि जैसे पावर n है तो पावर में आपको 1 को ऐड कर देना है, यानी n+1 अपॉन n+1, ठीक है। जैसा कि बच्चों डिफरेंशिएशन में हम ax प्लस b के पावर n होता था, डिफरेंशिएशन करते थे, तो x का जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है, उसका क्या होता था, इनटू होता था, यानी आगे आ जाता था गुणे के रूप में। इंटीग्रेशन में जस्ट उल्टा होता है, वहां x का कोफिशिएंट यानी a डिवाइडेड हो जाएगा, यानी आप डिवाइड कर दोगे और प्लस c होगा। जैसे कि जानते हैं बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन है तो आपको एक कांस्टेंट यानी c को यहाँ ऐड करके
रखना पड़ेगा, तभी आपका इंटीग्रेशन सही है। क्लियर है? इट इज क्लियर नाउ। तो इसमें देखिए ये फार्मूला ज़्यादा यूज होते हैं, 2 फार्मूले ये हमने बता दिया। देखिए बच्चों, ज़्यादातर हमारे फिजिक्स में जैसे 1D मोशन है, 1D मोशन है, और 1D मोशन में क्या है, टी के फंक्शन है, वेलोसिटी के फंक्शन है, एक्स डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन है। तो जैसे बच्चों कुछ एग्जाम्पल दे दें, जैसे ऐसे आगे चल के आएगा टी के पावर n और dt, जैसे x के पावर n है, जैसे t के पावर n है। यहाँ x के रेस्पेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो यहाँ कहीं ना कहीं x का फंक्शन का ही x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन होता है। यहाँ भी t के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, तो t का यहाँ फंक्शन है और ये है t का पावर फंक्शन, t के पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, उसी तरह t n+1 और n+1। ठीक है, बिल्कुल आपको यूज करना आना चाहिए, क्योंकि ये मैथ का एक जनरल हम fx यानी x का फंक्शन लेकर चलते हैं, लेकिन इसका ही रूल आपको डिफरेंट टाइप फंक्शन यानी डिफरेंट टॉपिक में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ कहीं भी जरूरी नहीं है, जैसे एक ये आ जाता 2t+1 और 2dt। देखिए बच्चों, इसका यानी बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। 2t+1 t का एक फंक्शन है, और यहाँ एक पावर, ओवरऑल पावर क्या लगा है, 2 लगा है, dt। देखिए इससे क्या है, आपका टाइम जो कम लगेगा, वैसे आप कर सकते हैं a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। आप तोड़ते तो आपके 3 टर्म डेवलप होते, आप अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन करते तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता, और ये आपका शॉर्ट यानी एक बार में ही आपका पूरा एक फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो आपका टाइम बच जाएगा। और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में बैठना है, तो बच्चों टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसका हो जाएगा वही रूल, ax + b के पावर n का जो रूल है वही रूल यहाँ लगेगा। तो पहले हम ये मान के चले हैं 2t+1 के पावर 2 है, तो 2t+1 और 2+1 और 2+1 इस रूल से चला, यानी ax + b के पावर n का इंटीग्रेशन ax + b के पावर n+1 डिवाइडेड n+1। फिर हम देखते हैं किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, t के रेस्पेक्ट। तो जो t का गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 2 है, तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा। तो ये ओवरऑल किसके बराबर होगा, 2t+1 और 2+1 दैट इज 3, और 2+1 3, 3 × 2 6, ये आपका आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो एक लॉट ऑफ टाइम आपका जो कैलकुलेशन कराएगा फिजिक्स में, उसको आपको बचाएंगे, आपकी स्पीड कैलकुलेशन की इंक्रीज होगी। तो इसलिए आपको ये मैटर करता है कि इंडिविजुअल जो आपका फिजिक्स में किसी फार्मूला को बनाना है या कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, कि ये मैटर करता है कि कैसे आप सही फार्मूला का यूज करते हैं, यानी किस प्रॉब्लम में किस तरह का इंटीग्रेशन फार्मूला आपको यूज करना है बच्चों, ये बहुत मैटर करता है। गलत फार्मूला यूज कर रहे हो आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा टाइम आपसे लगता है, तो आपका पुअर टाइम मैनेजमेंट होता है, जिससे आप क्वेश्चन को कर नहीं पाते और टाइम वेस्ट होता है। क्लियर है? तो ये है, जैसे बच्चों देखिए, जैसे यही ये होता, देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 2t पावर 2 dt यानी t के रेस्पेक्ट। तो याद रहे
देखो अब तो समझ में आ गया, डायरेक्ट कर रहे हैं 3। बट टी का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? यहाँ टी का जो कोफिशिएंट है बच्चों वो है -2 और यहाँ +2 था, तो आपको साइन में याद रखना है -2 इंटू टी, तो इसका हो जाएगा 1 - 2t और 3 और -6, क्योंकि साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों। साइन प्लस और माइनस में कभी कभी 2 ऑप्शन होते हैं और वहीं आप फंस जाते हैं कि प्लस वाला ऑप्शन सही है कि माइनस वाला। तो आपको प्रॉपर साइन का भी नॉलेज होना चाहिए कि टी का जो कोफिशिएंट होगा या एक्स का जो कोफिशिएंट होगा जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो इंटीग्रल में फंक्शन है, तो उसका पूरा गुणांक यानी कोफिशिएंट को हमें इंटीग्रेशन में डिवाइड करना है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करना है। अब तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये आपका दूसरे नंबर का इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखो थर्ड जो फार्मूला होता है उसी तरह से चलता है जैसे डिफरेंशिएशन में आपके फार्मूले थे, उसी तरह इंटीग्रेशन में फंक्शन होते हैं। तो देखिए थर्ड में है जैसे 1/x dx, इसका यूज होता है। जैसे हमें x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, आपका जो फंक्शन है वो 1/x है। क्या है? 1/x है। तो इसका बच्चों होता है log x। क्या होता है? log x, ठीक है। देखो जैसे कहीं भी है, क्योंकि इसका यूज हम आपको बता दें सेकंड पेपर में भी बहुत होता है। सेकंड पेपर में बहुत होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका यूज होता है, कुछ फार्मूला बनाते हैं तो वहाँ जैसे कभी देखो बच्चों 1/r dr, तो यहाँ क्या हो जाएगा? log r, ठीक है। कोई भी है, जैसे r के रेस्पेक्ट करना है, r का क्या हो? 1/r। जैसे कहीं भी है 1/v dv, दैट विल बी log v। अब तो समझ में आ गया, ठीक है। 1/z का z के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन log z, ठीक है। 1/y का y के रेस्पेक्ट log y। अब तो क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज ऐसे भी याद रखें, जैसे ax + b और dx, ठीक है बच्चों। यानी उसी तरह 1/ax 1/ इंटीग्रेशन हमें x के रेस्पेक्ट करना है, तो ये log ax + b, ठीक है। ठीक है, तो यहां देखो बच्चों जैसे 1/ax + b, तो ax + b को यदि हम कोई x मानते, एक x मानते, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, तो इसका क्या हो जाएगा? log ax + b। क्योंकि हमें x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, तो x का जो कोफिशिएंट होगा बच्चों a का यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ये बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये ज़्यादातर ये फार्मूले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे फार्मूला यूज होते हैं, इसलिए हम मार्क कर दिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्योंकि कुछ नीट IIT के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये चीज़ें यूज होती है कि 1/ax + b, ये x का एक फंक्शन है और इसका x के रेस्पेक्ट क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो हमें ऐसा log पूरे में लग जाएगा और फिर जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं उसके गुणांक का डिवाइड होता है। ये तो जनरल रूल बन गया, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, जैसे ये है 1/2t + 1 और dt, ठीक है बच्चों। जैसे 1/2t + 1, हमने कहा नहीं ये इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन? 1/2t + 1 का, किसके रेस्पेक्ट? t के रेस्पेक्ट। तो हमने क्या किया, इसको पहले log, ये पूरा आ जाएगा log 2t
+1। ठीक है, अब ये इनकम्प्लीट है, ये अभी इनकम्प्लीट है। हमें किसका डिवाइड करना पड़ेगा? जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन होता है बच्चों, उसके गुणांक साइन के साइन। तो टी का कोफिशिएंट क्या है? टी का कोफिशिएंट क्या है? +2 है। तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यदि यही बच्चों ऐसे होता, कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, और देखिए इसका ऐसे लिखा रहता है, तो इसका भी मतलब है कभी कभी देखो 1 इंटू डी टी, डी टी यहाँ आ सकता है। आप बिल्कुल रटे रटाए नहीं बनना है, ये एक कॉमन सेंस है। आप चाहें तो इसको dx/x लिख सकते हैं। मीनिंग वही है कि जैसे इस हमने ऐसा लिखा है dv/1 - 2v, और इसको हमें फर्दर आपको सिंप्लीफाइड करना है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट? वेलोसिटी के रेस्पेक्ट। ठीक है, और वेलोसिटी का फंक्शन क्या है? आप चाहें तो इसको अलग 1/1 - 2v, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी log 1 - 1 - 2v। देखो नीचे लिख दे रहे, इसका हो जाएगा log 1 - 2v और डिवाइडेड -2। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्लियर है कि नहीं? ये हो जाएगा, दैट विल बी, यानी ये हो जाएगा log 1 - 2v। जैसे हमने कहा नहीं कि log ax + b। अब डिवाइडेड किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हुआ? v के रिस्पेक्ट। तो v का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? -2 है। ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला बच्चों समझ में आ गया कि 1/, एक फंक्शन है, समझ रहे हैं? तो उसका इंटीग्रेशन बच्चों लॉग और वो फंक्शन हो जाता है। फिर आप देखते हैं कि जैसे हम x के रेस्पेक्ट करते हैं तो x का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उसका यहाँ इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। और डिफरेंशिएशन में क्या होता था? मल्टीप्लाई होता है। ठीक, अब देखो ये थर्ड फार्मूला था। अब फोर्थ फार्मूला देखिए, फोर्थ फार्मूला उसी तरह जैसे डिफरेंशिएशन में बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कौन सा फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहता था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहते थे। और यहाँ भी इंटीग्रेशन भी करना होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसे बच्चों ये फोर्थ इंटीग्रेशन e⁻x dx बड़ा ही सिंपल है। चाहे e⁻x का आप डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, पहले ये फंक्शन को पहले पूरा पूरा उतार लेना है, पूरा आ जाएगा। ये ध्यान रखना है बच्चों, +c हर फार्मूले में रहेगा। हम यहाँ लिख नहीं रहे, क्योंकि जब तक बिना लिमिट का इंटीग्रेशन है बच्चों, तब तक आपको एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये e⁻x का डिफरेंशिएशन भी बच्चों ex होता है और इंटीग्रेशन भी ex होता है, ये याद रखें। लेकिन जैसे यही dx, तो ये क्या हो जाता है? e⁻−x, पूरा का पूरा उतार देते, पूरा कॉपी करना है। फिर आप देखते किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो? x के रेस्पेक्ट। और x का यहाँ गुणांक, यहाँ तो 1 था, +1, और +1 का डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं होगा। अब यहाँ x का जो कोफिशिएंट है बच्चों वो -1 है, तो यहाँ -1 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? और जैसे e⁻- ये αx, ये आपको फेस करना पड़ेगा, ऐसे फंक्शन आते हैं। तो e⁻- क्या है? -αx। तो आपको x के रेस्पेक्ट, अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। अल्फा क्या है? कांस्टेंट। जैसे 2 है, 4 है, 3 है, पाई है, ये कांस्टेंट है। तो बच्चों क्या होगा? पहले पूरे फंक्शन को जस का तस आपको कॉपी कर देना है, फिर ये देखना है
कि x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो बच्चों, x का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या है माइनस अल्फा है, तो माइनस अल्फा का डिवाइड कर देंगे। किसका डिवाइड कर देंगे, माइनस अल्फा का डिवाइड कर देंगे, समझ रहे हो कि नहीं। और यहाँ ये आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये दैट विल बी e के पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स, और ये बन जाएगा माइनस e के पावर माइनस अल्फा एक्स अपॉन अल्फा, या ऐसे लिख देंगे सिंपल बच्चों, माइनस 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, ये आ गया, क्लियर है। तो इस तरह ये इंटीग्रेशन होगा। ये कौन सा फंक्शन का हो गया बच्चों, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, समझ में आ रहा। तो आपको वही फंक्शन का इंटीग्रेशन बच्चों हम बता रहे हैं, जो फंक्शन फिजिक्स में वेरी फ्रिक्वेंटली आर यूज्ड, समझ रहे हैं कि नहीं, वही फंक्शन ले रहे हैं। जैसे बच्चों फिफ्थ का फंक्शन है, जैसे एक ये होगा साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का क्या होना है, पिछले उसमें डिफरेंशिएशन किए थे, तो साइन एक्स का क्या हो गया था, कॉस एक्स। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंटीग्रेशन में जस्ट उल्टा है, वहां साइन एक्स डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का कॉस एक्स था और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स था। इंटीग्रेशन में भी बच्चों यही होता है, इंटीग्रेशन में भी साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ बट साइन का यहाँ डिफरेंट होता है, डिफरेंस साइन में आता है क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कॉस एक्स होता है, जबकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा, क्लियर है कि नहीं। अब देखो ये जैसे कॉस एक्स का, कॉस एक्स का, ठीक है, कॉस एक्स का जिस तरह कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस साइन एक्स होता था, ये तो पक्का है, चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, लेकिन साइन का यहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में अलग अलग होता है, ठीक है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों प्लस साइन एक्स होता है, प्लस साइन एक्स होता है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। और इस तरह ये भी याद करना है, जैसे साइन ए एक्स डी एक्स, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ देखो साइन ए एक्स डी एक्स, यहाँ एक्स का जो गुणांक था बच्चों 1 1 था, और किसी में 1 को डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखेंगे साइन ए एक्स एक एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन फंक्शन है, हमें x के रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले हमने क्या बताया, साइन कॉस में माइनस कॉस में कन्वर्ट होगा, तो ये माइनस कॉस ए एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स हो जाएगा, और डिवाइडेड ए होगा, डिवाइडेड ए होगा, ठीक है, क्लियर है, डिवाइडेड ए होगा। अब देखो सिमिलरली जैसे cos bx dx, cos bx एक x का कोसाइन फंक्शन है, और ये क्या पढ़ोगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos bx विद रेस्पेक्ट टू x, समझ रहे। तो cos bx प्लस sin bx, sin bx और डिवाइडेड b, क्लियर है। तो ये क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ, क्लियर है कि नहीं। तो हमने पूरे फिजिक्स में जैसे नीट आईआईटी के क्वेश्चन पिछले कई सालों से करवाए, और हमने ये देखा कि जो इंटीग्रेशन में जो फार्मूला यूज होते हैं बच्चों, यही फार्मूला आपके यूज होते हैं, इसके अलावा फार्मूला यूज नहीं है। लेकिन एक इसके डिफरेंट तरीके से आपको फिजिक्स में यूज करना आना चाहिए, ये बहुत बड़ा मैटर होता है। अगेन आपको हम ये चीज स्ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कि ये बहुत बड़ा मैटर है कि कैसे आप इनको यूज करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट में, ठीक है।
होता क्या है, जैसे कोई भी एक इंटीग्रेशन में है के एफ एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों, ये सही है। कुछ हम स्पेशल बता दें कि स्पेशल रूल होते हैं इंटीग्रेशन में। जैसे हमारा इंटीग्रेशन करना है, एक कांस्टेंट है इनटू एक एक्स का फंक्शन है और पूरे इसको हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट। तो बच्चों जो कांस्टेंट होता है, जिस तरह डिफरेंशिएशन में बाहर हो जाता है, आउट हो जाता है, यानी इसको टेकन आउट फ्रॉम डिफरेंशिएशन प्रोसेस, सिमिलरली जो कांस्टेंट जो होता है टेकन आउट फ्रॉम इंटीग्रल, जिसका इंटीग्रेशन होना है वो केवल जिसके रेस्पेक्ट होना है उसका ही फंक्शन होना चाहिए। यदि वो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट बच्चों क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू एक्स पर डिपेंड नहीं करती, तो इसको टेकन आउट बाहर कर लेंगे, के विल टेकन आउट फ्रॉम इंटीग्रल और ये हो जाएगा एफ एक्स केवल। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? तो ये कुछ स्पेशल रूल हम डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। यदि कोई एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो उसका जो कांस्टेंट गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, वो इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा, टेकन आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे टू फंक्शन है, एक f1x f2x, ठीक है, और ओवरऑल dx, ठीक है बच्चों। देयर आर टू फंक्शन f1x f2x, दोनों का प्लस। तो बच्चों क्या होता है कि इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करते हैं, देखिए f2x dx, ठीक है, क्लियर है। जैसे कहीं भी है, जैसे ये फर्स्ट रूल हुआ स्पेशल केस और ये सेकंड रूल हुआ। जैसे थर्ड में ऐसा होगा कि जैसे x प्लस वाई और डी टी, देखना समझना है, x प्लस वाई और डी टी, तो बच्चों x डी टी और प्लस वाई डी टी, इसको ऐसे करते हैं, ठीक, अलग अलग दोनों को सेपरेट करते हैं। क्लियर हुआ? ये आपके इंटीग्रेशन के रूल है, ये समझ में आ गया। अब देखो बच्चों एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, ये इंटीग्रेशन को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं क्योंकि ये इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां तक हम कहें कि देखो लिमिट यदि लग जाता है तो उसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां हम कुछ कंसेप्ट लिमिट वाली बता दें, क्योंकि जैसे ये है dx, x a है और x b है, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, एक x का फंक्शन है, समझ रहे हैं कि नहीं, और किसके रेस्पेक्ट करना है बच्चों, x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, और जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है उसी के एक लिमिट होता है, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें x की a वैल्यू और x की b वैल्यू के बिटवीन करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, जैसे स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये फंक्शन जैसे चेंज हो गया एफ एक्स, ठीक है बच्चों। जब लिमिट लगी हो और इंटीग्रेशन करना होता है तो यहाँ इंटीग्रेशन के बाद आप कोई भी कांस्टेंट नहीं रखते, c नहीं आता। c कहाँ आता है, जब बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन बच्चों होता है, समझ रहे हैं। अब बिना लिमिट वाले इंटीग्रेशन को कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और लिमिट वाले को डिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ बच्चों यहाँ लिमिट आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमने x के रेस्पेक्ट किया तो ये फंक्शन स्मॉल x से क्या बन गया, कैपिटल एफ एक्स बन गया। फिर इसके बाद यू हैव टू पुट x की वैल्यू
यू हैव टू पुट अपर लिमिट x की जगह b है, लोअर लिमिट x की जगह a है। तो बच्चों ये जो हो जाता है, क्या करेंगे, जहां x है वहां पहले b रखेंगे और माइनस करेंगे, जहां x है वहां x की जगह a रखेंगे। ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जब लिमिट लगाते हैं बच्चों, तो जो x है वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। यानी x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह पहले b रखोगे जो कैपिटल fx की वैल्यू आएगी, फिर माइनस, फिर x की जगह a रखोगे और जो fx की वैल्यू आएगी वो fa आएगी। देखिए ये तो बता दिए, लेकिन कई बच्चों में, आप लोगों में अभी समझ में नहीं आया होगा जब तक एग्जाम्पल ना दो। ठीक है, एक एग्जाम्पल देते रहे। एग्जाम्पल जैसे बच्चों ये है एक्स स्क्वायर, सिंपल एग्जाम्पल दें, और x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू 2 है। ठीक है, देखो पहले जैसे स्मॉल fx है बच्चों, तो स्मॉल fx यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, दैट इज फंक्शन ऑफ x। तो एक्स स्क्वायर आपको सेट हो गया कि इसमें इंटीग्रेशन का कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो x के पावर n वाला, और x के पावर n वाले में क्या होता है इंटीग्रेशन करने के बाद, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर स्मॉल fx है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल fx में, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 3, ये हो जाएगा, क्योंकि अब इसको हम माइक्रोस्कोपिक से नहीं बता रहे। जैसे होता है x की पावर स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट करना है, तो x की पावर 2 प्लस 1 दैट विल बी x की पावर 3 हो जाएगा, और n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब इसकी लिमिट रखोगे, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, यानी लोअर लिमिट a की जगह 1 है और अपर लिमिट b की जगह 2 है। और ये फंक्शन चेंज हो गया, जैसे पहले स्मॉल x x स्क्वायर था, अब यहाँ कैपिटल fx x की पावर 3/3 हो गया, यानी x की पावर 3 भी x का एक फंक्शन है कि नहीं है। अब क्या करोगे, यहाँ देखो बच्चों, x की जगह 2 रखोगे, पहले x की जगह 2 रखोगे, तो देखो बच्चों 2 के पावर 3, x की जगह 2 रखोगे 2 के पावर 3 अपॉन 3 माइनस बिल्कुल xb, यानी b मतलब 2, और माइनस, अब x की जगह 1 रखोगे तो 1 के पावर 3, x की जगह 1 रखोगे और ये अपॉन 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दैट विल बी 8 अपॉन 3 और माइनस 1 अपॉन 3। अब तो सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे कर लोगे, अब तो कोई वो नहीं है, एक कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चों एक ये तो बड़ा सिंपल एग्जांपल है, क्योंकि ये x के जो टर्म में पढ़ाया जा रहा है ये मैथमेटिकल पार्ट है, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ जो इंटीग्रेशन रहेंगे एज ए फंक्शन t, एज ए फंक्शन v, क्योंकि आपके काइनेमेटिक्स है, आगे जाकर सेकेंड पेपर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कई ऐसे हैं रिलेशन टू फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, एक दूसरे के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से सेटअप होते हैं। तो कभी कभी एक फार्मूला, फाइनल फार्मूला हमारा जो बनता है वो कहीं ना कहीं दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने पर, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करने पर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है। तो वहाँ बहुत आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि वहाँ ऐसे होंगे। जैसे देखो बच्चों, ये एक एग्जाम्पल ये दे दें, जैसे e के पावर -t है, ठीक है, और लिमिट है t के पावर 0 से t के पावर इनफाइनाइट, ऐसे चीज़ें फेस होगी। ठीक है, देखो समझना, हमें अब इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर -t, तो e के पावर -t है बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट ही होगा। हमने कहा x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, तो आपको x का ही कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट हो पाएगा। तो यहाँ
टी के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, और तो टी का फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर माइनस टी है बच्चों। तो e के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन अभी बताए हैं कि e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस e के पावर माइनस एक्स होता है। तो सिमिलरली वही रूल है, तो e के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस ये हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। तो e के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस e के पावर माइनस टी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब देखो यहाँ लिमिट रखेंगे, लिमिट क्या रखेंगे, ठीक है, लिमिट रखेंगे t के पावर 0 से और t के पावर माइनस इन्फानाइट, ठीक है, ये रखेंगे। क्लियर है कि नहीं। t के पावर 0 लोअर लिमिट है और t के पावर इन्फानाइट अपर लिमिट है। अब करना क्या है, पहले t की जगह क्या रखते हैं, अपर लिमिट भी रखते हैं ना। तो यहाँ e के पावर माइनस e के पावर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फानाइट, फिर माइनस और t की जगह लोअर लिमिट यानी 0, तो माइनस 0। देखिए बच्चों, अब इतना आपको मैथ आना चाहिए। e के पावर माइनस इन्फानाइट की वैल्यू बच्चों 0 होती है, और e के पावर चाहे माइनस 0 हो चाहे प्लस 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ बच्चों ये आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, समझ में। ये माइनस e के पावर माइनस इन्फानाइट बिकम 0, ये टर्म 0 और e के पावर माइनस 0 1। तो ऐसे आपको यूज करना है। तो ये आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैलकुलस का पार्ट था। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, दूसरा इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रेशन। तो आया होगा समझ में सभी बच्चों को इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कैसे फिजिक्स में यूज करना। आज हमने फार्मूला बताया, इंटीग्रेशन का जो मीनिंग है उसको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मिलेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन, यानी ग्राफ में डिफरेंशिएशन का हमें कुछ जगह मैक्सिमम मिनिमा के रूप में यूज करते हैं, और ये क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम मिनिमा। और यहाँ अभी जब आपको मैकेनिक्स में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर होगा तो बच्चों वहाँ जैसे डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम स्टेट रहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो और कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है, तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी के किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, और ये आपका इसमें भी डिफरेंशिएशन का रोल है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें बच्चों, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाले हैं, वो है मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो अभी ये इंटीग्रेशन का एक टॉपिक था, इंटीग्रेशन कंप्लीट है। अब दोनों डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एक वीडियो में हम ग्राफिकली मीनिंग दोनों को यूज करके हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। जब तक पढ़ते रहिए बच्चों, और आप यदि आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत इजी वे में बताए हैं, तो बस बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फ्रेंड है, क्योंकि ये जो एजुकेशन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर करो। और एक और चीज़, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे इजीली, और आप देख सकते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों।